दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज के संपादकीय आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, ये जो है 2 तारीख का संपादकीय है, जहाँ पे हम जो है बजट के ऊपर जितने भी एडिटोरियल आए हुए हैं हिंदू के अंदर, उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली 2 मेन लीड एडिटोरियल थे। दोनों के अंदर जो है ऑथर जो है उन्होंने थोड़ी अलग अलग बातें जो है की हैं। कुछ ने जो है ज्यादा पॉजिटिव हाईलाइट किए हैं, कुछ ने थोड़ा जो है क्रिटिकल ओपिनियन लिया है जो अभी बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इन द पार्लियामेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल जो है दैट उसका हेडिंग क्या है? डिबेटिंग बजट 2026 एज टर्निंग पॉइंट और टिंकरिंग। चलिए, तो जैसे कि हम हर बार करते हैं कि पहले नो द ऑथर देख लेते हैं एक बारी। तो ये जो आर नागराज साहब हैं, ये जो हैं एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पे इनकी प्रोफाइल है। और ये पहले जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में जो है कार्यरत थे। और बैकग्राउंड इनका जो है वो है जेएनयू से जो है ये एक पीएचडी होल्डर है इकोनॉमिक्स के अंदर, और वहीं पे इन्होंने पहले अपना रिसर्च भी किया हुआ है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। शुरू से करते हैं। ऑथर जो है किस प्रकार से आर्टिकल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपनिंग क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जो बजट होता है यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, इनके अकॉर्डिंग ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, राजनीतिक एक जो है ये दस्तावेज है, जो शॉर्ट यानी कि इमीडिएट 1 साल और मीडियम यानी 2 से 3 साल की जो प्राथमिकताएं हैं सरकार की, वो दर्शाता है। और साथ साथ जो भी इकोनॉमी के अंदर चैलेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं, उनको भी हाईलाइट करता है। फिर ये फर्दर कहते हैं कि एज विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फाइन प्रिंट जो है वो मैटर करता है और मीडिया के हेडलाइंस नहीं। मीडिया के हेडलाइंस अक्सर कैसे होते हैं, वो कैची होते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि देखिए, आपको इन कैची हेडलाइंस से पीछे जो फाइन डिटेल्स जो हैं उनमें जाकर देखने की आवश्यकता है कि बजट क्या बात करता है। ठीक है, तो उसी पूरे फाइन डिटेल जो है उसमें बढ़ते हुए ये कहते हैं कि इट इज यूजफुल कि आप बजट को क्लोजली जो है रीड करें, स्पेशली इस समय में, क्योंकि और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हैं, जो बिल्कुल साफ साफ सरकार के इकोनॉमी को लेकर जो भी टारगेट सरकार ने रखे हैं उनको दर्शाते हो, वो मौजूद नहीं है। तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट बचता है जो कि है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सरकार ने पेश किया। फिर ऑथर कहते हैं कि देखिए, सेटिंग टू द बजट के प्रोक्सीमेट जो कंटेक्स्ट है बजट का, वो है हाल ही का जियो पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, ट्रिगर किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि अभी क्योंकि जो है 2 तारीख को ही लिखा हुआ टोल था, उसके बाद जो है हमने देखा कि अब 3 तारीख को जो है ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के साथ जो है एक डील जो है वो हो गई है और टैरिफ जो है उनको घटा दिया गया है। चलिए खैर, फिर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हैं, साथ साथ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, दे हैव बीन इन प्लेस सिंस द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। यानी कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था और जब सोवियत संघ जो है उसका कोलैप्स हुआ था और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था। और ये कहते हैं कि तब से जो रूल्स जो है वो ऑर्डर में थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के बनने के बाद से जो है वो सब कुछ जो है एक तरीके से तितर बितर होता हुआ दिखाई पड़ा है, वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसलिए कहते हैं कि भारत के जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं रशिया के साथ, वो भी जो हैं उनके ऊपर भी थ्रेट दिखाई पड़ता है। फर्दर ये कहते हैं कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा रखे हैं वो मेनली जो है डेंट कर रहे हैं किसके? एक तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की। साथ ही साथ जो है भारत ने ये कहते हैं कि एक कोशिश की कि मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो साइन किया यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के साथ, है ना, दो, ये कहते हैं कि इसकी डिटेल्स अभी अनक्लियर है। फिर ये फर्दर कहते हैं कि देखिए, भारत का जो डिपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर को लेकर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, वो अभी भी बरकरार है, डिस्पाइट के कुछ पॉलिसी एफर्ट जो हैं वो लिए गए हैं भारत की तरफ से 2020 के दौर से। 2020 क्यों इन्होंने मेंशन किया? क्योंकि देखिए, कोविड के बाद से जो है ये चाइना, इससे डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सबने शुरू की थी, इंक्लूडिंग भारत। तो चाइना प्लस वन जो पॉलिसी, जो चाइना प्लस वन पॉलिसी या चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनाई। फिर कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं भारत और चीन के, वो भी जो है वो स्ट्रेन्ड ही हैं। फॉर इंस्टेंस, चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज की हुई हैं क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर, सर्विसेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री। तो मतलब ये मोटा मोटा यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि आपके आपके मतलब भारत के अमेरिका के साथ और भारत के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन के साथ, दोनों के साथ ही संबंध जो है वो बहुत अच्छे अपने टर्म्स पे नहीं चल रहे हैं इस वक्त। फिर ये फर्दर कहते हैं कि 2026-27 का जो ये केंद्र का बजट है वो इसी कंटेक्स्ट में जो है पढ़ा जाना चाहिए। मतलब ये एक कंटेक्स्ट, एक कह लीजिए आप, एक
ओवरऑल सेटिंग प्रोवाइड करते हैं कि इस कंटेक्स्ट में यू शुड रीड द यूनियन बजट 26-27। ठीक है। फिर फर्दर ही कहते हैं कि अनलाइक प्रीवियस बजट जो है, ये बजट जो है हाईलाइट करता है अर्जेंसी ऑफ स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। देखिए इसमें ना मैं एक आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो फाइनेंशियल ईयर पिछला था 2025-26, तो जो 2025-26 का जो बजट था उसको कहा गया था कि हाँ वो जो है मिडिल क्लास को या आप कह सकते हैं कि टैक्सेशन के स्लैब उसमें जो है वो और बेहतर करके उससे पिछले साल वाले बजट ने क्या किया था, टैक्सेशन को जो है उसमें रियायत दी थी। ठीक है। इस उसी प्रकार इस साल का जो बजट है उसको कहा जा रहा है कि ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म थोड़ा जो है वैसा ओरिएंटेड है ना। ये बहुत ज्यादा ऐसा शॉर्ट वाला ओरिएंटेशन के साथ नहीं पेश किया गया। फिर ऑथर कहते हैं कि इट ऑल्सो एम्स टू स्ट्रीमलाइन जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं एंड प्रोसीजर जो हैं इम्पोर्ट के, ताकि रिड्यूस किया जा सके इम्पोर्ट्स को और अचीव किया जा सके सेल्फ रिलायंस को, एंड एक्सपोर्ट्स को जो है स्पीड अप किया जा सके। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, फैक्चुअली बात करें, तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब हालांकि अभी फिलहाल के पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ठीक ही बात आई है कि मतलब इट हैज डन गुड ओनली। बट चलिए ये क्या कहते हैं कि डिस्पाइट हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.5 to 7%, ठीक है, इन रियल टर्म्स नेट ऑफ इन्फ्लेशन सेट करके, भारत जो है इट हैज बीन डी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रीमेच्योरली। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो जीडीपी में है वो डिक्लाइन हुआ है और एट बेस्ट ये कह रहे हैं रिमेन्ड कांस्टेंट। ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे जो है ऑथर ने कोई भी बैक अपने आर्गुमेंट्स को बैक करने के लिए कोई भी आंकड़े या कोई भी स्टैट्स जो है वो प्रेजेंट नहीं किए हैं, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फर्दर ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट हैज ऑल्सो डिक्लाइंड। ठीक है। और फर्दर ऑफिशियल जो जीडीपी के नंबर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीम ओवरस्टेटेड ड्यू टू इनफर्मिटीज इन एस्टिमेशन। अब इसके ऊपर भी देखो ऑथर ने ये क्लेम तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसको भी बैक करने के लिए एज सच ऑथर ने कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। फर्दर ही गोज ऑन टू से कि ऑल्टरनेटिव फिगर्स जो हैं बेस्ड ऑन मोर रिलायबल एएफआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन जो टाइम टेस्टेड प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ फैक्ट्रीज हैं, ये दिखाता है कि थोड़ा आउटपुट जो है स्लोअर है, आउटपुट के जो ग्रोथ रेट हैं वो स्लो है, और विद वेरी मॉडेस्ट ग्रोथ इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि जिसको आप जीएफसीएफ कहते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें कि आप देखते हैं कि कंपनीज जो हैं वो अपने कैपेसिटी है जो प्रोडक्शन की उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या देखते हैं कि टूल मशीन इक्विपमेंट ऐसे वाला जो कैपिटल गुड्स है जिनको फर्दर हमें कहीं ना कहीं यूज करना होता है प्रोडक्शन के लिए, उसको हम ऐड करते हैं। तो ये प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ये एक्सपेंशन में हेल्प करता है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ये नहीं बढ़ता है तो हमें सवालिया निशान खड़े हुए तो दिखाई पड़ते हैं, एक्सपेंशन नहीं बढ़ रही है। तो ऑथर कहते हैं कि देखिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है हैज बीन इरोडेड इन द लास्ट डेकेड, मतलब बहुत स्वीपिंग खैर ये इन्होंने यहाँ पे बातें करी है। एनीवेज देन फिर ये कहते हैं कि बढ़ती हुई इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस मेजरली हमारे कैपिटल गुड्स को और इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर रीजन रहा है मॉडेस्ट इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का, यानी कि आप अगर एक्सपैंड करना चाह भी रहे हैं तो लेकिन क्योंकि आपकी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर है, और दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स ओवरऑल वैसे सारे कंट्रीज दे हैव बिकम मोर इनवर्ड लुकिंग, तो वो रीजन ये कह रहे हैं कि दिक्कत पैदा कर रहा है, आपकी एक्सपेंशन नहीं होने दे रहा, और आप अपना खुद का कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है आप उसको लेकर। फिर ये कह रहे हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वहां पे वेर इन इंटरमीडिएट गुड्स जो है उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ है एज कंपेयर टू फाइनल गुड्स, सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसके ऊपर तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सुधारने के लिए दे हैव टेकन स्टेप्स, राइट। दोस्तों इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो मेरे इनपुट्स हैं, ठीक है, उन पे टैक्स जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मेरा फाइनल आउटपुट है, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर टैक्सेस ज्यादा है और आउटपुट पे टैक्सेस कम है, तो मुझे अगर हम जीएसटी की बात करें सिंपली, उसमें भी ये दिक्कत थी, तो वहां पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो है वो सेटल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, राइट। चलिए फिर फर्दर ऑथर कहते हैं कि जैसे पॉलिसीज के बारे में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और 2021 वाला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करते हैं।
अब यहाँ पे अगेन ऑथर मतलब ये बहुत ही टिपिकल द हिंदू लाइन लेते हुए कहते हैं कि दे हैव लार्जली फेल्ड टू डेंट इंडियाज राइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स डिस्पाइट सम वाइडली अप्लॉज्ड सक्सेसेस। देखिए, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ओवरनाइट सभी इंडस्ट्रीज में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। ये खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि खुद बोल रहे हैं वाइडली अपलोडेड सक्सेसेस इन मोबाइल फोन असेंबली, जहाँ पे आज की डेट में हम ऑलमोस्ट 90% से ऊपर, ऑलमोस्ट 98-99% जो है हम जो डोमेस्टिक हमारी कंजम्पशन है मोबाइल फोन्स की, मतलब जो भारत में कंजम्पशन है मोबाइल फोन्स की, वो हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से नहीं कर रहे, खरीद रहे। एंड ये इससे ऊपर जाता हुआ और जो है आंकड़ा ऐसे दिखाई पड़ता है कि अब तो हम जो है एक्सपोर्ट, एप्पल खुद जो है यहाँ से आईफोन्स बना बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो ये खुद एग्जांपल देते हैं, बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स। तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एवरी जो उसका हर एक उसके सब सेक्टर के अंदर जो है आपको सक्सेस दिखा देगा। चलिए फर्दर ये कहते हैं हेंस बजट एम्स टू टैकल डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, जिसमें ये कहते हैं कि टैरिफ मॉडिफिकेशन सीम टू करेक्ट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो अनाउंस किया एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, बाय रिड्यूसिंग बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ताकि जो है इनकरेज किया जा सके डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। साथ ही साथ रैशनलाइज करना प्रोसीजर्स को एट पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स, ये भी डीलेज को कम करेगा। देखिए डीलेज जो है ना, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं और उसके चलते जो है ये कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दस इंप्रूविंग ईज ऑफ प्रोडक्शन एंड ईज ऑफ एक्सपोर्ट्स, के दोनों को जो है इसमें बेहतरी इसमें होने की इससे संभावना बढ़ेगी। फर्दर ये चाइना और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो है बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेक्टर है और कहते हैं द चाइना फैक्टर उसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बजट जो है वो सब्सटैंशियल प्रोविजंस देता है किस चीज के लिए, ऑगमेंट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और उसके सब असेंबलीज, जो कि हमारा सिंगल लार्जेस्ट प्रोडक्ट ग्रुप है जहां पे हम चाइना के ऊपर डिपेंड है। मतलब ये कहते हैं कि चाइना से हम बहुत मात्रा में जो है इन चीजों का क्या करते हैं, डिपेंडेंट है, हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। फिर ये कहते हैं कि रेयर अर्थ में भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि एक चोक पॉइंट है जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया था। अब इसको टैकल करने के लिए ये कहते हैं कि जो अभी ये 2026-27 का बजट है, ये क्या करता है, प्रपोज करता है टू क्रिएट अ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, जो कहां से रन करेगा, मिनरल रिच स्टेट्स उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राइट, ताकि प्रमोट किया जा सके माइनिंग को, प्रोसेसिंग को, रिसर्च को और मैन्युफैक्चरिंग को। सिमिलरली ये कहते हैं टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन सेल फॉर बैटरी स्टोरेज, क्योंकि आप पूरा देखिए कि आपका जो ईवी वाला पुश है उसमें ये रिक्वायर्ड है। बजट प्रपोज करता है एक्सटेंड करने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स टू प्रोड्यूस दीज आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन चीजों को हाईलाइट करते हैं। फर्दर ऑथर देखिए क्या कहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो परसीव करते हैं भारत के दुनिया के साथ ट्रेड इंटीग्रेशन को, जो कि has begin with labor intensive goods, पर ये कहते हैं कि विद ट्रम्प्स टैरिफ्स देयर इज acute need to enhance productivity of such goods। ठीक है, अब ये तो चलिए पॉइंट नलिफाई हो गया क्योंकि इसको हम कल पब्लिश नहीं कर पाए, तो इसको मुझे लगा कि आज, अब क्योंकि ट्रम्प वाली न्यूज जो है वो ब्रेक हो चुकी है कि टैरिफ्स जो है वो 50% से रिड्यूस करके 18% पे लेके आए हैं, इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो जो है हम पोस्ट करेंगे आज ही। तो उस लाइट में जो है ये कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे डोंट होल्ड ग्राउंड एनी मोर। चलिए फर्दर क्या कहते हैं कि अच्छा, लेकिन फिर भी देखिए ये जो सजेशन है ना यहाँ पे, ये सजेशन जो है मैं कहूंगा फिर भी वैलिड है कि हालांकि भले ही जो है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ एक हमारा यहाँ पे रेप्रोचमेंट दिखाई दे रहा है, एक कह लो के जो दिक्कत आई थी उसमें थोड़ा दिख रहा है कि सुधार आ गया, बट स्टिल आपको अमेरिका को जो है ऐसे फेस वैल्यू पे नहीं मान के चलना चाहिए कि आगे फ्यूचर में जो है अमेरिका कोई और टैरिफ्स या कोई और हर्डल्स जो है वो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्या, कि इन दिस लाइन, इन दिस व्यू बजट हैज लेड एम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग न्यू एमएसएमई क्लस्टर्स, मॉडर्नाइजिंग ओल्ड और लेगेसी क्लस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि वो जो है कैपिटल मार्केट में और टैप कर सके। ठीक है, तो दीज मेजर्स आर वेलकम, है ना। एंड मेन पॉइंट यहाँ पे जो मैं ये वाला कह रहा था उसमें देखो हाईलाइट जो मुझे चीज करनी थी वो मिस हो गई यहाँ पे, कि डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम दी यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए मैं तो इसमें आई विल नॉट शाई अवे इवन फ्रॉम सेइंग
गोइंग वन स्टेप अहेड एंड सेइंग दैट कि आपने जिस प्रकार से दुनिया ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी किया ना, उसी प्रकार से जहां जहां भी भारत की डिपेंडेंसीज हैं अमेरिका के ऊपर, इसमें ऑल्दो काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफाई करने का। चाहे आप हमारी न्यूजीलैंड के साथ डील देख लीजिए, आप हमारी ओमान के साथ डील देख लो, या फिर आप हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ डील देख लो, या फिर आप हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ डील देख लो, या फिर आप हमारी यूके के साथ डील देख लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है यूएस से हमारे इंटरेस्ट्स को सिक्योर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यूएस के अलावा जो है इन सभी जगहों पे हम डाइवर्सिफाई करें ताकि एक इकलौती डिपेंडेंस हमारी यूएस के ऊपर ना रहे। और यही प्रिसाइसली बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो बैठा है वहां पे, उसको ये बात समझ में आई। उसको जो है अपने खुद के उसके जो सेनेटर्स हैं, उसके जो खुद के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने प्रेशराइज किया कि हमारे लिए जो है ये नुकसान होगा। वी विल बी वील बी लुकिंग लाइक फूल्स सिटिंग ऑन द बाई साइड, और जहाँ पे सिटिंग ऑन द साइड लाइन्स, जहाँ पे बाकी कंट्रीज जो हैं वो और भारत जो है आपस में डील्स नेगोशिएट करके फाइनलाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल दिस पॉइंट होल्ड्स ट्रू कि हमें फिर अभी भी फ्यूचर में जो है डाइवर्सिफिकेशन और करने की, वी नीड टू लुक फॉर ऑप्शंस अवे फ्रॉम और अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए फर्दर ऑथर क्या कहते हैं, कमिंग बैक, ये थोड़ा सा डाइग्रेस किया मैंने क्योंकि मुझे लगा वो पॉइंट वहां पे बताना आप लोगों को जो है जरूरी है। फर्दर ऑथर कहते हैं कि हाउएवर बजट सीम्स टू फॉल शॉर्ट, मतलब अब ये आते हैं उसके और थोड़े आउटराइट नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाने पे, किस चीज में, इन इट्स एफर्ट टू बूस्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि और जो हमारी औद्योगिक क्षमताएं हैं, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज हैं, उनको ऑगमेंट करने के लिए, राइट। जैसे कि ये कहते हैं कि इंडिया नीड्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन हाईटेक इंडस्ट्रीज। सच टेक्नोलॉजीज जो हैं दे आर मोस्टली प्रोप्राइटरी आइटम्स ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो एफडीआई के रूप में जो है बंडल्ड होके आती हैं। एंड रिसेंट ईयर्स फिर ये जंप कर जाते हैं इस आर्गुमेंट पे कि नेट एफडीआई जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ठीक है, हैज बिकम प्रैक्टिकली जीरो, ऑल्दो डिक्रीज जरूर है, एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन उसमें देखिए उसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं। जब भी दुनिया में अनसर्टनिटीज होती हैं तो जो भी बाहर का निवेशक होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहता है कि सबसे सेफ उसको जो डेस्टिनेशन लगती है वहां पे जाके पार्क करे, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको सबसे सेफ डेस्टिनेशन अभी भी यूएस लगता है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से जो है उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स, और जो पूरा का पूरा अभी चलो ट्रेड डील हो गया है बट अनसर्टेनिटी जो चल रहा था उसको लेके दे हैड विड्रॉन दैट एंटायर इन्वेस्टमेंट जो भी था। देन फर्दर ऑथर कहते हैं कि बजट सीम्स टू मेक लिटिल एफर्ट टू करेक्ट फॉर द डिक्लाइन इन फॉरेन हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एंड फर्दर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो हैं और इसको मुश्किल करती हैं टू अट्रैक्ट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट फॉर नाउ। बट एटलीस्ट फॉर नाउ आई थिंक अब इतना मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रोकन द आइस विद अमेरिका। चलिए एनीवेज फर्दर ये कहते हैं कि सरकार जो है वो कमिटेड है टू प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। बजट हैज परमिटेड फर्म्स located in special economic zones to sell a part of their output in domestic territory. This seems regressive. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ, हालांकि ऑथर ने साफ साफ बोल दिया दिस सीम्स रिग्रेसिव, बट आई थिंक ऑथर ने यहाँ पे एक चीज को इग्नोर, आई डोंट नो कैसे किया है, कि द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल शी हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ये एक वन टाइम, दिस इज अ स्पेशल वन टाइम अरेंजमेंट, तो स्पेशल वन टाइम अरेंजमेंट जहां पे एक ही दफा जो है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में लोग बैठे होते हैं वो किस लिए आते हैं वहां पे, उनको वो सारी छूट मिलती है ताकि वो अपना सामान जो भी गुड्स बना रहे हैं वो सारा एक्सपोर्ट कर सकें। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के सारे नाटक के चक्कर में अमेरिका को जो हमारे एक्सपोर्ट जा रहे थे उसमें दिक्कत देखने को मिली। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए यूनिट जिन्होंने लगा रखा है वो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जो है डोमेस्टिक मार्केट में, जिसको आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हो, वहां इस डीटीए के अंदर जो है बेचना अलाउड नहीं है। तो इनको अब क्या करोगे, ये इस सामान का क्या करें, डंप कर दें, इसको वेस्ट कर दें कि भाई ठीक है कोई सरकार सपोर्ट ना करे। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने इस बजट में एक वन टाइम स्पेशल वन टाइम एक अरेंजमेंट ऐसा रखा है कि हाँ इनको हम अलाउ कर रहे हैं कि सिर्फ ये एक बार जो है
अपना जो ये जो भी इन्होंने प्रोड्यूस करके रखा हुआ है उसको जो है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब कि डोमेस्टिकली ही भारत के अंदर ही जो है इसको बेच दे। तो भाई ये रिग्रेसिव बोलने वाला मेरे दिमाग में समझ नहीं आता कि कहाँ पे ऑथर को जो है ये जो है रिग्रेसिव, एक अगर तो ये बोलता है कि हाँ हमेशा के लिए परमिट कर दिया तो अलग बात होती, ठीक है। चलिए एनीवेज चलते हैं फर्दर। फर्दर क्या कहते हैं, अभी क्लोजिंग कैसे करते हैं कि अ साइलेंस ऑन सेंटर स्टेट फिस्कल इश्यूज, कि बजट जो है वो एक चुनौतीपूर्ण ग्लोबल कंटेक्स्ट में, एक डिफिकल्ट ग्लोबल कंटेक्स्ट में जो है प्रेजेंट किया है। सीम्स वेल इंटेंशन्ड टू टैकल इंपोर्ट डिपेंडेंस, खासकर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस टू अटेन ग्रेटर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। हाउएवर, है ना, हाउएवर अब आना ही था कि कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटीज इट सीम्स टू बी साइलेंट ऑन डिफिकल्ट इश्यूज, जैसे सेंटर स्टेट फिस्कल इश्यूज overlook, considering impending implementation of recommendations of the 16th Finance Commission, whether proposed changes would yield desired results to reverse India's industrial decline, import dependence would depend on specifics of the proposals, which we have not seen and how they are implemented। मतलब देखो यहाँ पे ऑथर जो है एक rather pessimistic जो है, he sounds as a pessimist कि बस सब कुछ बुरा ही हो रहा है, हर तरफ जो है डिक्लाइन हो गया है, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हो गया है, इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गया है। तो उस नोट पे ये एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, सो वी हैव सीन दिस डिबेटिंग बजट 2026, जो पहला लीड था हिंदू का। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आर्टिकल आया है दैट इज बजट 2026 बेट्स बिग ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एम सुरेश बाबू हैं, जो ये ऑथर हैं नोयर ऑथर में, ये जेएनयू से, अगेन ही इज फ्रॉम जेएनयू ओनली, एंड ये वहां से एक पीएचडी जो है होल्ड करते हैं। फर्दर इनकी और जो एमफिल वगैरह है वो भी जेएनयू से ही रही है, राइट। इसके अलावा अभी मौजूदा समय में ये डायरेक्टर हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के, और भी इन्होंने प्रोफेसरशिप रोल्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट में सर्व किया है अक्रॉस द कंट्री, विच आई चेक, ठीक है। चलिए फर्दर क्या स्टार्ट करते हैं। ऑथर देखिए, ओपनिंग जो है ऑथर कहते हैं कि अगेन के इस चीज को तो ये अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। ये हाईलाइट कर रहे हैं जो गोल्डी लॉक्स का फिनोमिना कहा जाता है, कि गोल्डी लॉक्स फिनोमिना की इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट अपने द बेस्ट मोमेंटम पे है, कि मैक्रो इकोनॉमिकली वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग, कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। इन्फ्लेशन जो है वो लो है, इट इज बिनाइन, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है दैट इज लो, एंड ग्रोथ जो है वो अच्छा चल रहा है, राइट। सो फर्दर ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी हैज बीन द फोर्थ लार्जेस्ट, जापान को जो है पीछे करते हुए, रिटेनिंग इट्स टैग एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो फिर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हेडलाइन वेडलाइन ये गोल्डी लॉक्स और ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना जो है और एम करना तीसरी के लिए इज ऑल वेरी गुड, लेकिन हेडलाइंस के पीछे जाके थोड़ा इनहेरेंट चैलेंजेस जो दिखाई पड़ते हैं उसको भी देखना जरूरी हो जाता है, कि क्या चुनौतियां हैं जो एम्पलीफाई हो सकती हैं emanating from geopolitical crisis, tariff wars and have the potential to hinder long term growth, कि लंबे जो हमारी 2047 बेसिकली जो विकसित भारत बनने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। So this piece of article rather it looks a little more fair to me। क्या कहते हैं, अ फाइन बैलेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म, रियलिस्टिक असेसमेंट जो है वो चाहिए इस जंक्चर पे हमें, हम ग्रोथ को ताकि सस्टेन कर पाए और वेलफेयर को और एनहांस कर पाए। तो ये बजट, ये कहते हैं ऑथर यहाँ पे कि अटेम्प्ट करता है इसी चीज को विद अ स्लू ऑफ, मतलब बहुत सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स, प्लस ले डाउन करता है ग्रैंड विजन, स्किप्स स्पेसिफिसिटीज, मेंटेन्स कंटिन्यूटी ओवर शॉर्ट टर्म पॉलिसी स्टिमुलाई, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई पैसा दे दिया या एकदम से और कोई रियायत या छूट दे दी या कोई बहुत ऐसी मेजर बहुत बड़ी कोई फैनफेयर के साथ सब्सिडी अनाउंस कर दी, नहीं। ये कहते हैं कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, लॉन्ग टर्म थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। देन रेज इन कैपेक्स टू 12.2 लाख करोड़, के कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार एसेट्स बिल्ड करने पे पैसा खर्च करती है आउट ऑफ इट्स ऑल एक्सपेंडिचर्स, उसमें और रेज किया गया है पिछले बार की 11.2 लाख करोड़ से इस बार 12.2 लाख करोड़, ठीक है।
एंड ये दर्शाता है, सिग्नल करता है कंटिन्यूटी इन मेंटेनिंग ग्रोथ प्राइमरली फ्यूल्ड बाय पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। फर्दर ऑथर कहते हैं कि रीअफर्म करता है एक कमिटमेंट टू फिस्कल कंसोलिडेशन, जहां पे सरकार जो है कंटिन्यू कर रही है टू प्रायोरिटाइज कैपिटल स्पेंडिंग टू सपोर्ट ग्रोथ। फिस्कल डेफिसिट हैज बीन सेट एट 4.3% ऑफ जीडीपी फॉर 2026-27। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अपने एक्सपेंडिचर जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करे, ऐसे आलतू फालतू के जो है, मतलब जो फैनफेयर पॉपुलिस्ट टाइप के खर्चे हैं उनको कट करे। और ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे देखो सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया है, मतलब जो दिखा रहा है कि सरकार की प्रायोरिटी है कि कैपेक्स के थ्रू जो है ग्रोथ को सपोर्ट करे। और फिस्कल डेफिसिट जो कोविड के टाइम पे एज हाई एज बियॉन्ड 9% ऑफ जीडीपी पहुंच गया था, ठीक है, वो अब आ गया है 4.5-4.6% पे, एंड फर्दर उसको रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया है 4.3%। ठीक है, चलिए फर्दर क्या कहते हैं ऑथर। ओपनिंग कैसे करते हैं कि स्टिकिंग टू फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस कैसे कि बजट ये दिखाता है कि ओवरऑल जो ओवरऑल आर्थिक मैक्रो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्टिक टू फिस्कल प्रूडेंस एज प्रपोज नंबर्स सीम टू बी ऑन पाथ ऑफ टारगेटिंग जो डेट टू जीडीपी रेशो है ऑफ 50%। डेट टू जीडीपी रेशो दोस्तों देखो ऊपर इसमें हम देखते हैं कि डेट एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपका कितना चल रहा है। तो ये कहा जाता है कि जितना किसी कंट्री में डेट उसने कम उठा रखा हो अपने जीडीपी के परसेंटेज के तौर पे, तो उतना जो है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बेटर होता है ना। कि अगर मतलब इसको ऐसे समझ के चलो कि मान लो आपकी आमदनी है 100 रुपए, ठीक है, और इस 100 रुपए के सामने अगर मान लो आपने 10 रुपए कर्जा उठाया है या 20 रुपए कर्जा उठाया है, तो इसको रीपे करना आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर मान लो आपने लेट्स सपोज आपने 80 रुपए कर्जा उठा लिया या आपने 85 रुपए कर्जा उठा लिया, ये पे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपकी इनकम के प्रोपोर्शन का ये 80% है, राइट। तो सेम चीज है एक कंट्री के लिए भी, डेट टू जीडीपी के, जीडीपी हम यहाँ पे प्रॉक्सी मान के चलते हैं कंट्री की इनकम का। चलो तो फर्दर ये कहते हैं कि हाँ भाई ये कहाँ से 55.6% से इस साल जो है हम इसको सरकार कह रही है कि 50% से नीचे रह के जाएंगे। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट जो दिखाता है कि सरकार को कितना जो है पैसा वो उधार में लोन में लेके आना पड़ेगा, उसके लिए कहते हैं कि इन्वॉल्व ग्रॉस बोरोइंग ऑफ 17.2 ट्रिलियन रुपीज और नेट बोरोइंग 11.7 ट्रिलियन रुपीज। तो फिर ये कहते हैं कि दो द नेट फ्लो फ्रॉम मार्केट इज सेम, ठीक है, द ग्रॉस बोरोइंग इज हाइयर देन लास्ट ईयर, कि नेट आउटफ्लो जो है हालांकि सेम है लेकिन ग्रॉस पिछले साल के कंपैरिजन में ओवरऑल जो बोरोइंग रही है वो सरकार की ज्यादा रही है। फिर कहते हैं ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी हैज बीन अज्यूम्ड टू बी अबव 10%। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके चलते हैं, कि इन्फ्लेशन की वजह से देखा जाता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती है ना। तो ये कह रहे हैं कि रियल जीडीपी जो है ये वो सरकार बोल रही है कि अज्यूम कर रहे हैं हम 6.8 to 7.2% के आसपास एंड नॉमिनल जीडीपी 10% के आसपास। अब देखो इनके बीच का ये जो दो हैं इनके बीच का मतलब इनका जो रेशो होता है उसको तो पहली बात हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑथर बोलते हैं कि देखो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगले साल बजट उम्मीद करता है कि जो सीपीआई का आंकड़ा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं 2.9 से 3.2% के बीच बीच में रहेगा, या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो एवरेज दिस टेंड्स टू इंडिकेट कि एन एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ क्लोजर टू 4% से थोड़ा ऊपर जो है अगले साल में देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड ये नंबर्स चेंज होंगे अभी जब न्यू सीरीज जो है जीडीपी की पब्लिश की जाएगी सरकार के द्वारा, जो हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। देन फर्दर क्या बोला गया कि हाउएवर देयर नॉट बी टू मच रूम फॉर फर्दर रेट कट्स इन दिस सिनेरियो गिवन द लार्ज बोरोइंग प्रोग्राम, ठीक है, कि फर्दर जो है और रेट कट्स जो है और रेपो जो है उसको कट करने की शायद और स्पेस ना रहे क्योंकि फिर इन्फ्लेशन और ऊपर जाती दिखाई पड़ेगी। चलिए फिर ऑथर कहते हैं कि कुछ फ्रंटियर सेक्टर्स हैं जो स्ट्रिक्ट डिपार्चर दिखाता है ये वाला बजट पिछले वाले बजट के मुकाबले। कैसे कि एक तो जो है फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वो वित्त मंत्री के बजट स्पीच के शुरुआत में ही उन्होंने हाईलाइट किया जहां पे उन्होंने बात करी कि वी आर टारगेटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर्टिकुलरली थ्रू द लेगेसी सेक्टर, द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, एंड उन्होंने उल्लेख किया खादी का कि मोहनदास करमचंद गांधी और ये जो खादी वाला पूरा
मामला है। देन फर्दर एक्सपेंशन ऑफ सपोर्ट किस चीज के लिए, 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बायोफार्मा, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है। और एक इंटेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का टू मूव बियॉन्ड पीएलआई, कि पीएलआई ने बहुत बढ़िया करके परफॉर्म दिखाया है, पर्टिकुलरली जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ना, कि अब इसको जो है इससे आगे और लेके जाने का टाइम जो है वो आ गया है। देन द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले जो है बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया, वाइल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0 अनाउंस किया गया, ताकि हम और अपनी डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ा सकें, कम कर सकें रिलायंस को ऑन वल्नरेबल ग्लोबल सप्लाई चेन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्टिकुलरली यहाँ पे हम चाइना, ताइवान, कोरिया, इन जिन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर फर्दर ऑथर कहते हैं कि बजट ने एक 10,000 करोड़ का नया कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी अनाउंस किया, ताकि लॉजिस्टिक्स की बैकबोन को और बेटर किया जा सके। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हमने दोस्तों पहले 2022 में लॉन्च की थी, है ना। और ये क्यों क्रिटिकल है, अगर आपको अपने एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ानी है, क्योंकि इसके बारे में ना पहले भी बात की गई थी कि ये जो है शॉर्टेजेस इन कंटेनर्स की जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू डिसरप्शंस कॉज्ड बाय टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने टाइट कर दिया एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। मोस्ट जो है इनपुट्स की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। मतलब ये सारे के सारे देख लो आप, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, एआई वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी जो आपको और आगे चाहिए, एंड डिफेंस में वॉरफेयर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, तो सबके लिए ये सप्लाई जो है वो जरूरी हो जाती है। फर्दर ऑथर कहते हैं कि मेजर्स जो हैं दे आर एड्रेस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट सेक्टर्स हिट बाय द यूएस। चलिए अब ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है इट इज नाउ ऑलमोस्ट नलिफाइड, बट हाँ प्रपोज जो ये यहाँ पे 10,000 करोड़ का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड है, इज एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट बैंक क्रेडिट बाय एड्रेसिंग इक्विटी गैप फॉर स्केलेबल एंटरप्राइजेस, कि उसके लिए जो है ये चीजें और बेटर करता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए अब देखिए, फिर ये कहते हैं कि बजट में कुछ सरप्राइजेस देखने को मिले, कौन कौन से, तो ये मोटे मोटे यहाँ पे 4-5 सरप्राइजेस गिनाते हैं। पहला ये कहते हैं कि डिस्पाइट जो है ह्यूज गैप, कौन सा गैप, बिटवीन इंटेंशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार जो है पिछले साल भी देखो ये बोलते हैं कि 47,000 करोड़ जो है उम्मीद कर रही थी कि डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, आया सिर्फ कितना, 9,000 करोड़ से भी कम, 8,768 करोड़ जो है, सिर्फ इतना पैसा जो है डिसइन्वेस्टमेंट से आया। उसके बावजूद भी जो है सरकार जो है वो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम अच्छा खासा डिसइन्वेस्टमेंट से रियलाइज करेंगे रेवेन्यू। चलिए सेकंड, दूसरा ये कहते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा ये कहते हैं कि एक प्रपोजल जो है ले डाउन किया गया फॉर ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन के, अगर वो भारत में और डेटा सेंटर्स खोलें, और अगर वो एक इंडियन एंटिटी के थ्रू जो है वो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे मान लो कि लेट्स सपोज गूगल जो है वो भारत में डेटा सेंटर ओपन करता है और इंडियन किसी कंपनी के थ्रू, इंडियन किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो भाई साहब आपने इसको 2047 तक जो है वो टैक्स ब्रेक अनाउंस कर दिया है, विच इज आई ऑल्सो अग्री, विच इज अ ह्यूज टाइम पीरियड, कि आपने उसको प्रॉमिस कर दिया है जीरो टैक्स अंटिल 2047 ऑन ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड बाय देम थ्रू एन इंडियन एंटिटी एंड फ्रॉम एन इंडियन डेटा सेंटर। अब हालांकि ये पुश तो इस चीज को तो बूस्ट देगा कि हमारे अपने डेटा सेंटर जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हों, लेकिन ये एक बहुत लंबा समय है, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि 22 साल 22 ईयर्स जो है ऑफ टैक्स कंसेशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर। चलिए तीसरा ये कहते हैं कि डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सर्विसेज का, इट एंटिसिपेट्स हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दिस सेक्टर। और दूसरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं उसके चलते इस सेक्टर में जो है जॉब्स जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं, पुशिंग जॉब्स आउट ऑफ सेगमेंट्स विद इन सर्विसेज। देखो इस पूरे आर्गुमेंट का जो ये मतलब है, तीसरा वाला जो यहाँ पे चैलेंज दिखा रखा है, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि देखो हम जब कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जो ये क्या बोल रहा है, लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखते हो कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जीडीपी इंक्रीज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंटली कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अच्छा अगर ऐसे मान लो कि अगर मान लो 1% जीडीपी बढ़ता है तो वो 1% जॉब्स भी इंक्रीज करवाता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ ग्रोथ जो है वो जॉबलेस नहीं हो रही है, इट इज गुड कि जीडीपी बढ़ रहा है उस सेक्टर में, उस सेक्टर की वजह से, एंड जॉब्स भी बढ़ रही हैं।
लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रहा है और यहाँ पे जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर वो जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जॉबलेस ग्रोथ दिखाता है। और वही चीज ऑथर यहाँ बोल रहे हैं कि देखो कि सर्विस सेक्टर में हो क्या रहा है कि जॉब्स लोगों की जा रही हैं एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पूरा इस न्यू एज टेक्नोलॉजीज की वजह से। और यहाँ पे हम सर्वे बजट के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब कि सर्विसेज का जीडीपी तो बढ़ा है लेकिन सर्विसेज में जॉब जो है वो नहीं बढ़ी है। ठीक है, कि डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इट एंटिसिपेट्स हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दिस सेक्टर। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन मैंने आगे आपके लिए आगे जो है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ ये बोलते हैं कि पुश फॉर मोर डेटा सेंटर्स डज नॉट सीम टू बी बैक्ड बाय मोर थ्रस्ट ऑन पावर जनरेशन। देखो यहाँ पे डेटा सेंटर के लिए एक आपको इनपुट चाहिए होता है, दैट इज इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत जो है पावर एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। तो अब ये आप कैसे जो है सुनिश्चित करेंगे कि आपकी डोमेस्टिक सप्लाई भी डिसरप्ट ना हो और जो इनको एक्स्ट्रा पावर चाहिए वो मिल जाए। एंड फाइनली ऑथर कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट कर रहा है एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि आप आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात, मतलब कि देयर इज अ वेरी गुड इकोनॉमी को एग्जिस्टिंग विद अ रादर वॉलेटाइल रूपी, बजट रिमेन्स साइलेंट ऑन दिस। कि इसके ऊपर जो रुपया गिरा और जो पूरा का पूरा एफडीआई, जो पूरा का पूरा निवेश यहाँ से एग्जिट, सॉरी एफपीआई, जो पूरा निवेश यहाँ से एग्जिट करा, उसके ऊपर जो है आपने स्ट्रैटेजिक साइलेंस मेंटेन किया, बजट के अंदर कोई बात नहीं करी। ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा शॉर्ट आपका यहाँ पे आ गया। ये देखो ये है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो क्या दिखाता है आपको, विच बेसिकली टेल्स यू परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। देखो जितना ये हो गया न्यूमरेटर है ना, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ रही, तो इससे होगा क्या, जॉबलेस ग्रोथ होगी। कि ग्रोथ तो है लेकिन ग्रोथ कैसी है, जॉबलेस है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर अ कंट्री विच हैज अ यूथ बल्ज, जिसके पास डेमोग्राफी इतनी ऐसी है जो यंग है। तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको जनरेट करने को। तो वही चीज जो है हमने भी पीछे क्या बोली कि हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है, जो टर्शियरी सेक्टर है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ऑफ ग्रोथ वो कम दिखाई पड़ रही है। ठीक है, टर्शियरी ये है आपका सर्विसेज सेक्टर जो ऑथर ने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ वैल्यू नियर जीरो विल सजेस्ट जॉबलेस ग्रोथ, और जितना गिरता जाएगा उतनी प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा। हाँ, लेकिन अगर वैल्यू 1 की आएगी तो मतलब 1% इंक्रीज इन जीडीपी क्रिएट्स 1% मोर जॉब्स, तो दैट विल बी फाइन। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि कितना सेंसिटिव जो है एक नेशन की एम्प्लॉयमेंट लेवल है इज टू चेंज इन इट्स इकोनॉमिक आउटपुट या फिर जीडीपी ग्रोथ। की अगर जीडीपी ग्रोथ जो है उसका 1% बढ़ता है तो उसके चलते सामने जो जॉब क्रिएशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो कितने प्रतिशत जो है वो बढ़ता है या बराबर रहता है या घटता है। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड अहेड। हाँ जी, फिर क्लोजिंग करते हैं ऑथर। तो क्या कहते हैं कि देखो ऑल्दो बजट जो है स्टार्ट विद थ्रस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इट नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, कि इसको ना और पुश देने की जरूरत है विद कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब यहाँ पे ऑथर जो है वो सिर्फ पेसिमिज्म नहीं दिखा रहे, अनलाइक दी प्रीवियस वन, ये यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन सेंट्रिक बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक तो जो है क्या चाहिए आपको थोड़ा और उसको सपोर्ट करना पड़ेगा विद कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अदरवाइज जो ये अनाउंसमेंट्स किए गए हैं बजट में, ये अलग 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 डॉट्स रह जाएंगे, डिसजॉइंटेड पार्ट्स रह जाएंगे। जैसे होता है ना कि हाँ एक पूरी चेन को जो है कनेक्ट करना जरूरी होता है तभी वो इट मेक्स समथिंग, है ना। नहीं तो एक लार्जर पैकेज के सिर्फ अलग अलग पार्ट्स रह जाएंगे। तो फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें और क्या जरूरत है, सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड की, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन उतना ज्यादा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड, देखो यहाँ पे ना एक चीज दिमाग में रखो कि अभी इन्फ्लेशन कैसे दिख रही है तुम्हें, हाई, लो या ऑलमोस्ट वेरी लो इन्फ्लेशन दिख रही है। 2% से भी नीचे जब हम सीपीआई को देख रहे हैं ना, तो ये 2% से भी इनफैक्ट नीचे चल रहा है, विच इज लो लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इसका एक मतलब ये भी है कि मार्केट में उतना डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिमांड जो है इज ऑल्सो वेरी लो। इसको ऐसे रीड करना जरूरी है, इसको ऐसे समझना जरूरी है कि अगर इन्फ्लेशन इतना नीचे है, मतलब आप ये लगा लो कि ये अगर इन्फ्लेशनरी लेवल जो है इतने नीचे जाते हैं तो वो डिसइन्फ्लेशन कॉज करते हैं इकोनॉमी में। मतलब बाजार में खरीदार नहीं है, बाजार में खरीदार नहीं होने का मतलब क्या हुआ, बाजार में पैसा नहीं है।
या फिर ऐसे समझ लो इसको कि अगर स्पेंडिंग नहीं हो रही है तो जो पीछे से प्रोड्यूसर है वो किस किस चीज के लिए कैसे मैन्युफैक्चर करेगा, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर जो डोमेस्टिक डिमांड जो है, कि जो आप ये कह रहे हो कि फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ऑल्सो नीड्स सस्टेन्ड डोमेस्टिक डिमांड, के देखो सीधी सीधी बात है कि अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है, नेचुरल सी बात है, इसको एक्सपैंड अगर करना है तो ठीक है, जो आप सारी बातें कर रहे हो उसमें डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देन फर्दर क्या कहते हैं कि इफेक्टिव कैपेक्स जो है 2025-26 का वो बजट किया गया था, मतलब शुरुआती जब बजट पिछला अनाउंस हुआ था पिछले साल का 2025-26 का, तो कैपेक्स इफेक्टिव कैपेक्स मतलब इसमें जो स्टेट्स को पैसा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन वो यूज करती हैं अपने एसेट को ही बनाने में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपेक्स। वो था 15,48,282 करोड़ रुपए, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो गया वो था सिर्फ 14,03,906 करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख से थोड़ा चलो कम है, तकरीबन 1,45,000 करोड़ रुपीज लेस देन व्हाट वाज बजटेड। तो ये दिखाता है कि दिस शॉर्टफॉल अफेक्ट जो अज्यूम किया था हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे या जो डिमांड जनरेशन क्रिएट होगी उसके चलते। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात बोलते हैं जैसे एक्सटर्नल डिमांड वॉलेटाइल है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ग्रोथ जो है वो क्रूशियल हो जाते हैं एक्सपेंशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी, कि आप सारा कुछ जो है ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स में तो नहीं ही बेच पाओगे, और उसमें भी क्या है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वोलेटिलिटी। देखिए इस बात को याद रखिए कि भले ही हम मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं विद यूरोपियन यूनियन, प्लीज डोंट फॉरगेट जो वो सारे के सारे 27 देश हैं उनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट जो है उसको वेट करेंगी, वो रेटिफाई होंगे, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंटेशन में उतरेगा। अभी ठीक है, वी हैव साइंड दैट, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है, राइट। बट चलिए इसमें अच्छी बात यह है कि देयर इज अ ब्रेक थ्रू बिटवीन इंडिया एंड यूएस, भारत और अमेरिका के बीच थोड़े चीजें बेटर होती दिखाई दे रही हैं। चलिए देन फर्दर ये क्या कहते हैं, दिस हैज द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग आउट टू बी द वीक लिंक। वीक लिंक क्या, वीक लिंक का मतलब ये होता है कि जो चीजों को जो है कोई ऐसा एक ऐसा लिंक जो चीजों को खराब कर सकता है, मतलब जिसके चलते आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जो है वो जरूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्राइस राइज, जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो, अगर अभी तो इन्फ्लेशन आपका काबू में चल रहा है, तो ये सब इंश्योर करना जो है कह लो कि 2026-27 की एक चुनौती रहेगी, जिसके लिए वी नीड टू रन अ मैराथन एंड अ स्प्रिंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ऑथर हैज बेसिकली क्लोज्ड दिस एडिटोरियल। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें से जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमने सारे डिस्कस कर ली हैं, कंसेप्ट जो कुछ कुछ थे इसमें रिक्वायर्ड आपकी समझ के लिए वो भी डिस्कस कर लिए हैं, एंड इसके साथ ही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आई एम रियली सॉरी ये जो है इसमें डिले हो गया हमारी तरफ से, ये कल ही पोस्ट होना था, बट चलो देर है दुरुस्त है। और साथ में एक अच्छी बात ये हुई कि ट्रम्प वाली डील जो है तब तक उसमें अनाउंस हो गई कि जो 50% से कट करके चले गए हैं अब 18%। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू रुद्रनॉमिक्स एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।